एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं बहुत सारे सर्वेंट्स को जो कि द क्राउन प्रिंस को लेके जा रहे होते हैं। क्राउन प्रिंस सोचता है मुझे उन तीनों भाइयों से दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हमें महल की दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियो और उसके दोनों भाई बहुत खुशी से दौड़ रहे होते हैं। जियो के दोनों भाई कहते हैं आप तो बहुत ज़्यादा लकी हैं जियो हमारे लिए, क्या हम आपको रोज किस दे सकते हैं? जियो कहती है नहीं, हर रोज किस देना बहुत ज़्यादा थका देने वाला होगा। वो ये सब कहते हुए किसी से टकरा जाती है और हम देखते हैं वो क्राउन प्रिंस के साथ टकरा गई होती है। क्राउन प्रिंस कहता है जियो तुम इस तरह की कपड़ों में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। जियो सोचती अरे ये तो युवराज है, ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तभी क्राउन प्रिंस एक अजीब सा फेस बनाते हुए सोचता है ये आवाज कहाँ से आ रही है। जियो सोचती है मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या गड़बड़ है। क्राउन प्रिंस सोचता है ओ अच्छा ये तो इसके मन की आवाज है, मुझे शांत रहना पड़ेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। प्रिंस जियो से कहते हैं मेरे प्यारे भाई क्या मैं आपको गोदी में उठा लूं? जियो कहती है आप तो घायल हैं पर मैं छोटा भाई नहीं हूँ। और तभी युवराज उसके मुंह पे हाथ रख देते हैं। ये तो उनकी छोटी बहन है। और जियो से कहते हैं पिताजी ने तुमको लड़कियों वाले कपड़े पहना के बिल्कुल हदें पार कर दी, अब तो ये भी बताना मुश्किल हो रहा है कि तुम्हारी जेंडर क्या है। तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम एक लड़के हो। तभी क्राउन प्रिंस अपने दूसरे भाइयों से कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, मैंने ये प्रतिज्ञा तोड़ी तो महाराज मुझे दंड दे। जियो सोचती है युवराज एक अच्छे लड़के हैं पर दुर्भाग्य के कारण उनकी मौत फ्रॉन्ट कवेई के साजिशों की वजह से हुई थी। उनको एक कभी पता ही नहीं चला लेडी यू ने उनके लिए युद्ध में जान दे दी थी। बहुत ज़्यादा दुखद प्रेम कहानी थी, इसलिए उनकी सगाई लेडी यू के साथ ही होना चाहिए। तभी 11वें और 10वें राजकुमार बोल पड़ते हैं हम तो यहाँ सिर्फ गपशप करने आए थे। सीन चेंज होता है और हमें बहुत सारे खाने का डिश दिखती है जो टेबल में सजा हुआ था। एम्परर कहते हैं महाराज डोलन कुछ समय पहले ही ठंडे पर्वत के मंदिर में हमारे राज्य के लिए प्रार्थना करने गए हैं, साथ ही महारानी सू जो पूरे समय उनके साथ थी वो भी वापस आने वाली है उनके साथ। मुझे सोचती है महारानी सू वो तो वही है ना जो पिताजी की पसंदीदा रानियों में से एक है, उसी ने तो मेरी माँ के घर वालों पे देशद्रोह का आरोप लगाया है। मुझे आश्चर्य है क्या पिताजी उसके आने के बाद उसे दंड देंगे। तभी एम्परर कहते हैं जियो क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया है? जियो सोचते हैं उसे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता, जब मेरे परिवार में देशद्रोह का आरोप लगा है तो मैं कैसे खाना खा सकती हूँ। एम्परर कहते हैं क्या आप शाही बगीचे में तितलियाँ देखना चाहेंगी तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। जियो खुश होते हुए कहती है ठीक है चलिए हम कुछ तितलियाँ पकड़ते हैं। एम्परर सोचते हैं आखिरकार वो एक छोटा बच्चा है। सीन चेंज होता है और हम शाही बगीचे का सीन देखते हैं। जियो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए तितलियों को पकड़ने लगती है। तभी हम देखते हैं दो सर्वेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। एक सर्वेंट कहता है आपने तो सुना ही होगा महाराज और महारानी सुकल वापस आ रही हैं। बिल्कुल, उनके लौटने के बाद महारानी ली और उनके बेटे को फिर से कोल्ड पैलेस में वापस भेज दिया जाएगा देखना। और हाँ ये भी मत भूलना कि महारानी सू तो पसंदीदा रानी है महाराज की, उनको ये सब पता चलेगा तो वो फिर से उन गद्दार माँ बेटे को उन कोल्ड पैलेस में फिर से भेज देंगे। जियो कहती है मैं आगे जा रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ, मुझे फॉलो बिल्कुल भी मत करना। एम्परर कहते हैं जियो रुको जियो। और फिर एम्परर गार्ड से कहते हैं उन दोनों चुगलखोरों को बाहर निकाल दो और उन दोनों की जीभ काट दो और कुत्तों को खिला दो, उनको पीट पीट के मार ही डालना पूरी तरह से। अगले चैप्टर में हम देखते हैं सारे मेट्स और जियो और एम्परर सभी मिलकर किसी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। जियो कहती है माँ क्या शाही दादी हमें पसंद नहीं करती है? जियो की माँ कहती है वो बहुत ज्यादा दयालु है, जब तुम मेरे पेट में थी तब उन्होंने ही हमारी बचाव किया था।
एम्परर कहते हैं, चिंता मत करो जियो जियो, तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारी हो। तुम्हारी ग्रैंड मदर तुम्हें देख के जरूर खुश होगी। जियो कहती है, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई। और तभी एक सर्वेंट कहता है, महामहिम महारानी आ रही है, महारानी का महल में स्वागत है। फिर हम 3 औरत को देखते हैं, जिनमें से एक होती है रानी और एक होती है कंसोल्ड सू और एक होती है विधवा सम्राज्ञी। जियो सोचती है, मुझे तो ये लग रहा है शाही दादी बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है। मुझे देख रहा है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। विधवा सम्राज्ञी कहती है, लगता है मेरे महल में ना होने के दौरान बहुत कुछ हुआ है। और तभी एम्परर कहते हैं, माँ आखिरकार आप आ गई। हाँ, ये जियो है जिसके बारे में मैंने आपको चिट्ठी में बताया था। एम्परर उनके कान में फुसफुसाते हैं, माँ मैंने इसको लड़कियों वाले कपड़े पहना दिया है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके लिए आप मुझे दोषी ठहराइएगा। इनको कुछ मत कीजिएगा क्योंकि इनका कोई भी कसूर नहीं है। यूजियो सोचते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ही डरावनी दिखती है, मुझे तो उससे डर लग रहा है। सम्राज्ञी सोचती है, क्या मैं सचमुच डरावनी हूँ? और रुको, मैं कैसे उस बच्चे की मन की विचार सुन सकती हूँ? फिर वो एम्परर से कहती है, मैं आपसे गुस्सा हूँ क्योंकि आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं कहा। आपके पास इतनी ज़्यादा प्यारी राजकुमारी है, अगर मुझे ये पहले से ही पता होता तो मैं बहुत पहले ही लौट आती। जियो के पास जाके कहती है, आइए मेरे पास, मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ। जियो को अपनी गोद में उठाती है और कहती है, कोई आपके जैसा इतना प्यारी कैसे हो सकता है? आपके नैन नक्श तो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। उसकी ये प्यारी आंखें देख के कोई भी ये बता सकता है कि वो एक राजकुमार नहीं राजकुमारी है। जियो कहती है, शाही दादी। फिर विधवा सम्राज्ञी कहती है, स्वीटी मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। जियो कहती है, शाही दादी मैं आपसे सारी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। पर सोचते हैं, वो छोटा शैतान पूरी तरह से पैसों का दीवाना है। जियो कहती है, पिताजी। तभी कंसोल्ड सू आ जाती है। वो महाराज का हाथ पकड़ते हुए कहती है, महाराज मुझे दिन रात आपका याद आता था। पर उससे अपना हाथ छुटाते हुए कहते हैं, हाँ तुमने बहुत कुछ सहा है, चलो दावत तैयार है और आप सब भी चलिए, दावत तैयार है। पर उस विधवा सम्राज्ञी से कहता है, माँ मैं उस जियो को उठा सकता हूँ। तभी जियो एम्परर को चिढ़ाने लगती है। सीन चेंज होता है और हम शाही नृत्यशाला का सीन देखते हैं, जहाँ पर दादी की गोद में जियो बैठी थी। परर कहते हैं, माँ आप काफी देर से जियो को पकड़ी हुई हैं, क्या आप थक नहीं गई? शाही दादी कहती है, आपने ये सवाल 10 बार पूछ लिया है और मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। तभी कंसोल्ड सू आ जाती है। वो कहती है, महाराज क्या मैं आपके लिए कुछ पेश कर सकती हूँ? कहती है, महाराज मुझे आपकी बहुत याद आई, क्या आज रात आप मुझे अपने कमरे में रहने देंगे? जियो सोचते, वो सातिर औरत, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्या पिताजी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाएंगे? लेकिन पिताजी माँ का कलंक कब हटाएंगे, क्योंकि रानी सू ने ही माँ के ऊपर वो कलंक लगाया है और देशद्रोह एक बड़ा अपराध है, इसकी वजह से जान भी जा सकती है। उसके बाद कंसोल्ड सू एम्परर को शराब देते हैं और एम्परर उस शराब को पी लेते हैं। कंसोल्ड सू कहती है, महाराज मैंने पहले से ही मेरे कमरे में शराब तैयार करके रखा है, मुझे आपके आने का इंतज़ार है। फिर चैप्टर चेंज होता है और हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कंसोल्ड सू अपने कमरे में एम्परर का इंतज़ार कर रही होती है। तभी एक सर्वेंट आके कहती है, हाँ रानी, महाराज बहुत सारे उपहार लेके वाटर पवेलियन पे गए हैं। सोल्ड सू चिल्लाते हुए कहती है, क्या कह रही है? वो मुझे छोड़ के उस बेकार रानी के पास गए हैं। मैं आधे महीने तक बाहर क्या रही, मेरे पीठ पीछे ये सब हो गया। उस कुत्ती की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? सर्वेंट कहता है, हमें नहीं पता कंसोल्ड ली के पास कौन सी तरकीबें हैं, पर महाराज आजकल उन्हें ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं। वो नौकरानी कहती है, हाँ, और 18वें राजकुमार पे ही कुछ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। महाराज किसी रानी पे बहुत मुश्किल से ध्यान देते हैं। फिर वो ग्लास तोड़ते हुए कहती है,
उस नीच औरत की इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो अब ये सब कर रही है। देशद्रोह का अपराध देने के बाद भी वो अभी तक जिंदा कैसे है। लेकिन इस बार मैं उसे बिल्कुल ख़त्म कर दूंगी। वे एम्परर आ जाते हैं और रानी सू को ये सब कहते हुए पहले से ही सुन रहे थे। वो सोचते हैं पता नहीं कैसे वो ये सब कैसे कर सकती है। वो कितनी कमीनी और घटिया औरत है। एक रानी होते हुए भी उसने दरबारियों को प्रभावित कैसे किया। और तभी वो उनके गार्ड को जाने का हुक्म देते हैं। तब भी रानी सू चिल्ला चिल्ला के कह रही थी मैं इस बार उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगी कि उसे कोल्ड पैलेस में भेज दूं। मैं इस बार उसकी हड्डी तोड़ के राख बना दूंगी। वो अपने नौकरानी से कहती हैं और तुम मुझे देख के ऐसे पलके क्यों झपका रही हो। मुझे बिल्कुल भी रिझाने की कोशिश मत करो, मैं एम्परर नहीं हूँ। और नौकरानी लेडी सू को धीरे से कहती है महाराज। तभी एम्परर लेडी सू के कमरे में आ जाते हैं। लेडी सू कहती है महाराज आप कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर वो अपने घुटनों में टेक के महाराज को कहती हैं नमस्ते महाराज, मैंने आपको नहीं देखा इसलिए मुझे माफ़ कीजिए। एम्परर कहते हैं महारानी सू मैं महिलाओं को नहीं मारता हूँ, पर आपने मुझे मेरे विचार पे सोचने का फिर से मजबूर कर दिया। लेडी सू सोचती है कितना घिनौना है ये। सू कहती है महाराज मैं तो बस बकवास कर रही थी, ये सब सच नहीं है। मैं तो सिर्फ ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप मुझे छोड़ के कंसोर्ट ली के कमरे में गए हैं, इसलिए मैंने ये सब कह दिया। ये सब सचमुच सच नहीं है। और फिर एम्परर वहाँ से जाते हुए कहते हैं मैं अब से एक घोषणा कर रहा हूँ कि महारानी सू की उपाधि ले ली जाती है क्योंकि उन्होंने दूसरी रानी पे देशद्रोह का अपराध डालने की कोशिश की है। और अब से उसे कोल्ड पैलेस में भेज दिया जाता है और कंसोल ली पे जो आरोप लगे थे वो भी रद्द किए दिया जाता है। उनके परिवार को भी छोड़ दिया जाता है, उनके ऊपर से सारे दाग हटा लिए जाते हैं। फिर एम्परर सोचते हैं और मुझे 13वें राजकुमार को बाहर निकालने के लिए कोई और तरकीब सोचनी होगी या फिर सही वक्त का इंतज़ार करना होगा क्योंकि मुझे शाही अदालत में इनकी जानकारी देनी पड़ेगी। फिर सीन चेंज होता है और हम वाटर पवेलियन का सीन देखते हैं। जीव जीव कहती है माँ मैं बस और सिर्फ एक कहानी सुनने के बाद ही सो जाऊंगी। सोल्टली कहते हैं अच्छा। तभी एक नौकरानी आके कहती है महाराज ने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजे हैं। कंसोर्टली सोचती है ये तो बहुत सारे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। जीव जीव कहती है माँ पिताजी ने हमें इतने सारे गिफ्ट्स क्यों भेजे हैं। तभी एम्परर आ जाते हैं। एम्परर कहते हैं इतने साल तक तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन आज कंसोल्ट सू ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है कि उसने ही तुम्हें राजद्रोह के अपराध में फंसाया था। कि मुझे आपको कोल्ड पैलेस में भेजने से पहले सही से जांच करनी चाहिए थी, ये सब मेरी ही गलती है। यहाँ पर ही हम चैप्टर ख़त्म करते हैं। आज मैंने 10, 11 और 12 ये तीनों चैप्टर का एक्सप्लेन किया है। अगर आपको और भी चैप्टर का एक्सप्लेन चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।